नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की श्रृंखला में 3 लेक्चर पूरा कर चुके हैं और आज जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसका चौथा लेक्चर आज हम लोग करने जा रहे हैं। और उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाने का भी प्रयास किया है ताकि आपकी सभी समस्याएं यहीं पर समाप्त हो जाएं और आपको कहीं पर भी कोई समस्या ना हो। आज जो हम लोग चौथे लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो इसमें पिछले लेक्चर में जो चीज़ें बच गई थी उससे आगे उसी कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर उससे आगे एक नया कंसेप्ट हम सीखेंगे और उस कंसेप्ट पर आधारित आपकी बुक में, जो हरस्वरूप शर्मा की बुक है, उसमें जो भी प्रश्न आपके थोड़ा लेवल के हैं उसको हम पूरा यहाँ पर हल कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी सभी समस्याएं जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हैं उनका निवारण हो सके। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपको पता होगा कि हम लोग अवकल समीकरण पहले क्या किए थे। पहले अवकल समीकरण की घात और कोटियां जाने थे, उसके बाद अवकल समीकरण को बनाना कैसे है वो देखे थे, फिर अवकल समीकरण का हल हम लोगों को अगर मालूम है तो कैसे पता करेंगे कि ये हल है या नहीं। उसके बाद फिर अवकल समीकरण को हल करने की विधि, जिसमें पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने किया था। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एक दो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का होगा। उसके बाद एक दूसरा टाइप का फंक्शन होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई टाइप का। फिर उसके बाद और होमोजीनियस टाइप के फंक्शन का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन हल करना सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट पिछले लेक्चर में करा करके छोड़ा था। अब आज के लेक्चर में जो देखिए हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है कि देखिए कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण यहाँ पर इक्वल होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल दिस का व्यापक हल एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल ए टाइम्स ए वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू एक्स वाई है, जिसपे ए जो है एक प्राचल है या फिर एक कांस्टेंट है। तो आइए पहले मैं इसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर और फिर प्लस वाई और फिर प्लस वन और होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है इसका हल करिए। तो मैंने इसमें बताया था कि ये इस टाइप के फंक्शन हैं जिसमें एक्स का टर्म एक तरफ और वाई का टोटल टर्म एक तरफ हो सकता है। तो इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में रखेंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डी वाई और होल अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई और फिर प्लस वन, इस तरीके से। और ये इक्वल होगा और फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर इसको हम होल स्क्वायर का फॉर्म बनाएंगे, पूर्ण वर्ग का रूप बनाएंगे। ऐसी स्थिति में होगा क्या, यहाँ पर मैं लिखूंगा डी वाई अपान, अब यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू वाई है इंटू वन बाई टू करेंगे, फिर प्लस वन बाई फोर करेंगे, माइनस वन बाई फोर करेंगे और फिर माइनस वन बाई फोर यहाँ पर कर लेते हैं, माइनस वन बाई फोर और फिर प्लस वन, इस तरीके से। और फिर इसके इस साइड में हम लिखेंगे डी एक्स और अपान में ए स्क्वायर फिर प्लस टू इंटू ए इंटू वन बाई टू फिर प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर और फिर प्लस वन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने केवल पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ऐसा काम किया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो इसे आप कुछ नहीं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी वाई और होल अपान वाई प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, वाई प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे चार में से एक जाएगा तो माइनस थ्री बाई फोर है, तो माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस साइड देखा जाए तो डी एक्स अपान, अब यहाँ पर देखेंगे एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होगा और माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर ये मिलेगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे।
दोनों साइड जो फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे अब हम बोथ साइड। अब इस केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब 1 बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अगर रहता है तो इसको लिखते हैं 1/2a लॉग x माइनस ए अपान x प्लस ए। इस तरीके से यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। इसी तरीके से अब आपके पास फार्मूला भी है और यही वैल्यू अब यहाँ पर उठाकर रखेंगे। तो यहाँ पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये तो क्वेश्चन ही था। अब यहाँ पर आपको 1/2a, तो 1/2 इंटू ए की जगह आप देख रहे हैं √3/2 है, 1/2a लॉग x माइनस ए। तो x माइनस ए, तो x की जगह है कितना, y प्लस 1/2, x माइनस ए की जगह √3/2, x माइनस ए अपान y प्लस 1/2, x प्लस ए, x माइनस ए अपान x प्लस ए है, तो यहाँ पर √3/2। इस तरीके से ये बन गया। ये पहला हुआ। और इक्वल में मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 लॉग, अब यहाँ पर x प्लस 1/2 होगा माइनस √3/2 और होल अपान x प्लस 1/2 और फिर प्लस √3/2। इस तरीके से, ठीक। अब कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसको कोई कांस्टेंट टर्म मैं लॉग के टर्म में ही कांस्टेंट टर्म लिख देता हूँ, ठीक। तो इनटू इसी के अंदर ही मैं a लिख देता हूँ, इनटू a, ठीक। अब यहाँ से ये टोटल टर्म तो कैंसिल आउट होगा और लॉग भी हट गया। अब जो टर्म आपका बच रहा है वो आप ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ पर, तो ये होगा 2y, ये हुआ 2y प्लस वन और फिर माइनस √3, ये हो गया। और होल अपान यहाँ पर 2y प्लस 1 होगा, 2y प्लस 1 और प्लस √3 और इक्वल यहाँ पर देखेंगे तो 2x प्लस 1 माइनस √3 और होल अपान 2x प्लस 1 प्लस √3। इस तरीके से मिलेगा और इनटू में यहाँ पर a भी होगा, ठीक। अब आपको देखिए x प्लस वाई प्लस 1 का फॉर्म आ गया है। अब इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड और फिर जब आप चीज़ों को हल करेंगे तो आपको इसी रूप का फंक्शन 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy के फॉर्म का मिल जाएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको इसी प्रकार से हल करना है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और एक एक चीज़ को बड़े बारीकी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं और किन किन स्टेप को फॉलो करके आपको रिजल्ट तक पहुंचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कहा गया है कि बिंदु 0, π/4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण इतना है, ठीक। हमें ऐसा वक्र का समीकरण निकालना है जिसका अवकल समीकरण ये है। तो इस अवकल समीकरण वाले वक्र का हल हम देखना चाहते हैं। तो देखिए पहले लिख लेते हैं इसको, साइन एक्स कॉस वाई और फिर यहाँ डी एक्स है प्लस है कॉस एक्स साइन वाई डी वाई इक्वल ये है 0। यहाँ तक तो सही है, साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स। अब इसको अगर मैं डी वाई और डी एक्स को एक साइड कर लूँ तो आप देखेंगे कि साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स इक्वल माइनस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई। अब देखिए x वाला पद इधर कर लेते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स अपान कॉस एक्स बराबर माइनस साइन वाई डी वाई अपान कॉस वाई। अब इधर क्या होगा, tan x डी एक्स बराबर
माइनस साइन अपान कॉस वाई टेन वाई, टेन वाई, और ये रहा आपका डी वाई। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब टेन एक्स का समाकलन, अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये दोनों समय, दोनों पक्ष का अगर आप समाकलन करेंगे इस तरीके से, तो टेन एक्स का लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। सॉरी, लाग इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का लाग सेक एक्स, लाग सेक एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का लाग साइन एक्स। ये आपको शायद याद होना चाहिए। इसका हम एक बार अवकलन करके देख लेते हैं। सेक एक्स, सेक एक्स का, सेक एक्स का वन अपान सेक एक्स इंटू फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, तो ये सेक एक्स कट गया और टेन एक्स बचा। यानी ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला जो मैंने लिखा है, टेन एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स और काट एक्स का लॉग साइन एक्स। तो टेन एक्स का लॉग, मैं यहाँ पर लॉग सेक एक्स लिख देता हूँ, लॉग सेक एक्स बराबर यहाँ पर माइनस लॉग सेक वाई, सेक वाई, और प्लस कांस्टेंट टर्म है तो मैं प्लस लॉग सी ऐड कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये कॉस बन जाएगा, लॉग कॉस वाई बनेगा, तो मैं इधर लिख लेता हूँ लॉग सेक एक्स बराबर लॉग, लॉग बराबर लॉग कॉस वाई, कॉस वाई प्लस लॉग सी, प्लस लॉग सी। सेक का वन अपान कॉस कर देंगे, वन अपान सेक जो कि कॉस बनेगा। इसको इस साइड लाएंगे तो ये होगा लॉग सेक एक्स माइनस लॉग कॉस वाई बराबर लॉग सी। अब देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये बनेगा क्या, लॉग सेक एक्स अपान कॉस वाई बराबर सी, लॉग सी होगा। अब लॉग दोनों साइड से हटेगा तो यहाँ होगा सेक एक्स अपान कॉस वाई इक्वल सी, या फिर सेक एक्स बराबर सी कॉस वाई, कॉस वाई। ये आपका हल होगा, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, जिसका अब फिर कहा जा रहा है कि देखिए, अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमें निकालना कैसे। ये वक्र जा कहाँ से रहा है, ये तो वक्र का आपका समीकरण निकल गया, लेकिन इसमें एक कांस्टेंट टर्म सी है, इसकी भी वैल्यू निकालनी है। अब ये जो वक्र है, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो कर्व है ये पास हो रहा है 0, π/4 से, तो यानी x की वैल्यू आपको 0 और y की वैल्यू π/4 रखनी है। तो यहाँ से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0, π/4 से पास कर रहा है, ठीक। तो x की जगह जब 0 रखूंगा मैं, तो ये होगा सेक 0 बराबर, सेक 0 बराबर सी और कास π/4, ठीक। अब सेक 0, अब कास 0 की वैल्यू जानते हैं, कास 0 की वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ से ये हो गया 1 इक्वल सी और कास π/4, कास π/4 1/√2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि c बराबर √2 होगा। अब हम √2 की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, तो फाइनल आपका जो रिजल्ट आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल आपका रिजल्ट लिख देता हूँ मैं, सेक यक्स बराबर √2 और कास वाई। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, यही आपको वक्र का समीकरण निकालना था। तो उम्मीद है अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि वक्र का समीकरण हमें कैसे निकालना था और किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना था। देखिए, आपको जैसे जैसे प्रश्न कहा जा रहा है आप एक एक स्टेप उसी को फॉलो करिए, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी और आप फाइनल रिजल्ट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अब समीकरण दिया गया है इसको पहले ध्यान से समझिएगा। कहा गया है अवकल समीकरण जो है y है और e के पावर x अपान y है, dx है, और बराबर x है
ई के पावर एक्स अपान वाई है प्लस वाई स्क्वायर है और फिर डी वाई है, इस तरीके से। ठीक, अब इसका आपको सोल्यूशन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर अगर x वाला पद एक तरफ और y वाला पद हमें एक तरफ करना है तो क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर हो सकता है, इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस टाइप में दिख रहा है हमको। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको थोड़ा चीज़ें सेट करनी होंगी, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे ये चीज़ें हो सकता है। तो पहले dx को उस साइड ले जाते हैं, देखिए तो dx को उस साइड ले जाएंगे तो y है e के पावर x अपान y है और होल अपान यहाँ से x है और e के पावर x अपान y है प्लस y का स्क्वायर है, ये बना, और ये है dy अपान में आपका dx। ठीक, अच्छा अब यहाँ से e के पावर x इंटू बन रहा है e के पावर y। अगर e के पावर x अपान y का हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर एक फैक्टर आएगा e के पावर y अपान x का। ठीक, ये वैसे दिख तो रहा है, एक मिनट इसको मैं फिर से सेट कर लेता हूँ। इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ से y e के पावर x अपान y है और फिर dx है बराबर e के पावर x अपान y में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस वाई स्क्वायर तो है ही और e के पावर माइनस x अपान y बनेगा और ये हो गया आपका dy। ठीक, ये चीज़ है। या फिर e के पावर एक्स वाई वाला टर्म एक साइड कर लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो e के पावर y e के पावर x अपान वाई डी एक्स माइनस एक्स e के पावर x अपान वाई डी वाई और फिर y स्क्वायर आपका मिलेगा डी वाई। तो ये भी एक फंक्शन आपका दिख रहा है बनते हुए। तो इस टाइप के फंक्शन को देखिए हम करेंगे क्या, इस टाइप के फंक्शन को अब अगर यहाँ से इस चीज़ को, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए होल्ड करिएगा। इस क्वेश्चन को जब हम लोग समघात द्विघात का करेंगे उस पर इस प्रश्न को मैं अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ x और y में समघात द्विघात बन रहा है। जब हम लोग अगला प्रकार करेंगे समघात द्विघात का, तब यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपको हल होता हुआ दिखेगा। बहरहाल मैं एक बार आपको हिंट देने का प्रयास करता हूँ कि इसको आप इस तरीके से करिएगा। जैसे यहाँ पर पहले मैं इसको लिख लेता हूँ y और फिर e के पावर x अपान वाई डी एक्स और फिर माइनस x और e के पावर x अपान वाई डी वाई और फिर बराबर होगा y स्क्वायर और फिर डी वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x है, ये y है e की पावर x अपान वाई है dx है, फिर x है e की पावर x अपान वाई dy है। इस तरीके से आपको फंक्शन दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर एक बाई पार्ट वाला ये केस आपको दिख रहा होगा, तो इस बाई पार्ट वाले केस से आप कर इसके फाइनल रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हल करना है। हालांकि मैं इसको आपको सेकेंड मेथड से भी हल कराऊंगा जब हम लोग समघात द्विघात का क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण दिस का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए और दिया हुआ है कि y इक्वल 0, जब x की वैल्यू 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा, ये कहा जा रहा है प्रश्न में। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप लोग यहाँ विशिष्ट कर लीजिएगा। यहाँ जो प्रश्न में ये लिखा हुआ है का एक विशिष्ट है, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो जो समीकरण लिखा है वो पहले लिख लेते हैं, x प्लस 1 और फिर डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2 है, e के पावर माइनस वाई है और फिर -1, इस साइड टाइप का आपको दिख रहा है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला टोटल का टोटल पद इसमें y है, तो इसको मैं y के साइड में लाता हूँ और इसे x के साइड में भेज देता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई अपन 2 e के पावर माइनस वाई और -1 इक्वल डी एक्स अपान एक्स प्लस 1। ठीक, अब देखिए इसमें x वाला पद एक तरफ हो गया है और y वाले सभी टर्म्स एक तरफ आपको दिख रहे हैं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई और होल अपान 2 अपान e के पावर y -1, ठीक, और इक्वल डी एक्स अपान एक्स प्लस 1। अब क्या करना है, यहाँ पर डी वाई और होल अपान 2 माइनस e के पावर
ई के पावर वाई होगा 2 माइनस ई के पावर वाई अपान ई के पावर वाई है, तो ई के पावर वाई मैं ऊपर लिख लेता हूँ बराबर डी एक्स अपान एक्स प्लस 1। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए अगर मैं 2 माइनस ई के पावर वाई को मैं टी मानूंगा तो ई के पावर वाई डी वाई मिलेगा, यानी ये बनेगा क्या, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ माइनस ई के पावर वाई डी वाई अपान ई के वाई और वाई -2। ठीक, और ये इसके इक्वल में होगा डी एक्स अपान एक्स प्लस 1। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे। अब यहाँ से नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, इंटीग्रेशन होगा ई के पावर वाई होगा डी वाई होगा अपान ई के पावर वाई -2 बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस 1। इस तरीके का होगा। अब यहाँ पर माइनस है और ये बनेगा क्या, log ई के पावर वाई -2 होगा और बराबर में आपका होगा log एक्स प्लस 1। यहाँ तक समझ में आई बात। और यहाँ पर मैं प्लस log c लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log ई के पावर वाई -2 के पावर -1 कर देता हूँ और log m इंटू n करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x प्लस 1 इंटू सी। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे, इधर से log और इधर से log वाले पद को आराम से कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं अब जो बची हुई चीज़ें हैं यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ लिख लेता हूँ। आपका जो टर्म बचेगा ई के पावर वाई -2, ये हुआ आपका ई के पावर वाई -2 और इसके पावर में -1 है, और इसके बराबर होगा x प्लस 1 इंटू सी, बराबर में होगा x प्लस 1 में इंटू सी। अब ये तो सोल्यूशन हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब x की जगह 0 रखेंगे तो उस समय y भी 0 होगा। तो इस कंडीशन को पुट करते हैं, x इक्वल 0, उस केस में y भी 0 होगा। तो x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ इक्वल के इस साइड में आपको केवल c मिलेगा, और यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर e के पावर 0 दैट इज 1, e के पावर 0 होगा तो ये 1 -2 और इसके पावर -1 होगा, यानी c की वैल्यू जो है -1 के पावर में -1 होगा, यानी c की वैल्यू जो आएगा वो -1 के इक्वल होगा। ठीक, तो c की वैल्यू -1 है तो यहाँ -1 रख लेते हैं और ये बनेगा कितना। अब आप खुद से, अगर मैं इसको यहाँ से हटा लूँ, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ -1 अगर मैं रखूँगा तो ये बनेगा 1 अपान ई के पावर वाई -2, ई के पावर वाई -2 1 अपान में होगा, और बराबर में क्या होगा, यहाँ पर मैं -1 रखूँगा तो माइनस होगा और फिर x प्लस 1 होगा। इस टाइप से, इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप गुणा करना चाहें या फिर फाइनल आप रिजल्ट यही लिख सकते हैं, यहाँ तक लिखने में भी कोई समस्या नहीं है, ये भी आपका फाइनल रिजल्ट ही है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने की विधि क्या है कि आपको जैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण दिया है उसे बखूबी आप हल कर लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप अवकल समीकरण को हल कर लेते हैं, फिर आपको जो कंडीशन दिया गया है, जैसे इस प्रश्न में कंडीशन ये है कि अगर x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू भी 0 होगा। ठीक, तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर आप चीज़ों को ध्यान में रखें तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ से आपकी जो वैल्यू मिल रही है वो एग्जैक्ट मिल जाएगी जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, और इस वैल्यू को रख करके आप कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके ये जो टर्म आ रहे हैं x और y वाले पद जिस फॉर्म में हैं उसी फॉर्म में अगर आप कांस्टेंट टर्म को भी मानते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी होगा। इसीलिए मैंने यहाँ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसको log c भी लिखा हुआ है, यही रीज़न है बेसिक। तो उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ से पहला प्रकार खत्म हुआ। अब आपके अवकल समीकरण का दूसरा रूप शुरू होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं।
सेकेंड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए दूसरा जो टाइप है वो आपका दिख रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो है, लेकिन यहाँ पर लिखा है एफ एक्स है। एफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक। और फिर इनटू है एफ वाई है, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई। ये जो दूसरा है ये वाई का आपको फंक्शन दिख रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आपका एक तरफ तो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी वाई बाई डी एक्स, और एक तरफ जो है पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन का गुणा हुआ है, ये वाला फंक्शन एक्स में है और ये वाला फंक्शन वाई में है, ठीक। इस तरीके के टाइप के अगर फंक्शन आपको दिखेंगे तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे होगा, इसको हम लोग को समझना है। तो इसका तरीका यही है कि इस एफ वाई को आप वाई के साइड में लाएंगे और एफ एक्स के साइड में डी एक्स को ले जाएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई अपान में एफ वाई करिएगा, और इसके इक्वल में होगा क्या, होगा क्या डी एक्स, और डी एक्स यहाँ पर डी एक्स इंटू एफ एक्स होगा, यानी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको बेहतर और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इस कंसेप्ट पर आधारित एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में जो चीजें लिखी हैं इसको समझते हैं। पहले ही लिखा हुआ है कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल माइनस वाई के पावर 5 है और यहाँ एक्स के पावर 5 है। तो देखिए इधर y वाले फंक्शन को इस साइड लाएंगे तो डी वाई अपान माइनस वाई के पावर 5 इक्वल डी एक्स अपान एक्स के पावर 5। यहाँ तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा, इंटीग्रेशन होगा, y के पावर -5 होगा, y के पावर -5 हुआ और ये dy हुआ, इक्वल इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो वैल्यू जब ऊपर ले जाएंगे तो ये x के पावर -5 और फिर dx होगा। अब यहाँ से आप माइनस तो पहले लगा लेते हैं, y के पावर यहाँ पर +1 करेंगे तो -4 अपान -4 होगा, और फिर इसके इस साइड देखेंगे तो x के पावर -4 अपान -4 होगा, प्लस कांस्टेंट टर्म में c ऐड कर दे रहा हूँ तो c अपान -4 में कर दे रहा हूँ, तो -4 सभी जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। इसको इस साइड लाते हैं तो 1 अपान एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपान वाई के पावर 4 प्लस 1 अपान वाई के पावर 4 प्लस c इक्वल 0, ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से हल कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस तरीके से हल करना है। इसमें सभी क्वेश्चन में आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है कि डी वाई की तरफ वाई वाला फंक्शन या वाई वाले टर्म को, और एक्स या फिर डी एक्स की तरफ एक्स वाले टर्म को ले करके तब आपको समीकरण हल करने हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको बेहतर और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल ई के पावर एक्स माइनस वाई और फिर प्लस एक्स ई के पावर -वाई, ठीक। इसको अब हल करने का तरीका ये है कि इसको आप लिखिएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर -वाई, ई के पावर -वाई प्लस एक्स इंटू ई के पावर -वाई। अब यहाँ से देखिएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल ई के पावर -वाई है और यहाँ से आपको मिलेगा ई के पावर एक्स प्लस एक्स, ठीक। अब एक्स वाले पद को मैं एक तरफ, और यहाँ पर जो बनेगा आपका डी वाई अपान ई के पावर -वाई इक्वल एक्स प्लस ई के पावर एक्स, और ये टोटल होगा आपका डी एक्स, ठीक।
अब इसको अगर मैं ऊपर लेकर के जाऊँ तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ई के पावर वाई डी वाई इक्वल इक्वल में यक्स प्लस ई के पावर एक्स और फिर डी एक्स होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जब समाकलन करेंगे यहाँ से आप कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई के पावर वाई का ई के पावर वाई इक्वल यक्स का करेंगे तो यक्स स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा और प्लस में कांस्टेंट टर्म सी होगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। यही आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन है इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उम्मीद है ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि y जो है 1 के इक्वल नहीं है। इस केस में आपको दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल 1। ऐसा कब है? जब y डज नॉट इक्वल 1 है, y 1 के इक्वल नहीं है, ऐसे केस में आपको ज्ञात करना है। तो ऐसा क्या करते हैं, इस y को पहले उस साइड लिख लेते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल 1 माइनस वाई। अब इस पूरे पद को इस साइड लाते हैं और इसको उधर लेकर चले जाते हैं, यानी डी वाई अपान 1 माइनस वाई कर लेते हैं और फिर इक्वल में डी एक्स कर लेते हैं। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस डी वाई अपान वाई माइनस 1 होगा और इक्वल टाइम्स डी एक्स होगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन का सिंबल ये। अब यहाँ पर करेंगे तो माइनस हो गया और 1 अपान वाई प्लस 1 बाई, तो इसको लॉग वाई माइनस 1 में लिख देता हूँ और फिर इक्वल में केवल और केवल एक्स हो जाएगा और प्लस में कांस्टेंट टर्म में सी ऐड कर देता हूँ। अब इसको अगर आप चाहें, इसको अगर आप चाहें तो आप लॉग लॉग अब यहाँ पर वाई माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लॉग 1 अपान वाई माइनस 1 कर सकते हैं इक्वल यक्स प्लस सी, ये भी आप चाहे लिख सकते हैं। या फिर ई के पावर इसको करके इसके इक्वल में ये लिख सकते हैं, ये भी आपके पास एक तरीका है। दैट इज 1 अपान वाई माइनस 1 इक्वल ई के पावर एक्स प्लस सी, ये भी आप इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म आपके लिए एग्जैक्ट आंसर देंगे। आपका कोई भी फॉर्म इससे मैच कर सकता है, आपके दिए गए बुक से अपने मैच करा लीजिएगा, लेकिन आप दोनों फॉर्म में इसके आंसर को लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपका चाहे लॉगरिथमिक फॉर्म हो चाहे एक्सपोनेंशियल, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होते हैं ऐसे फंक्शन। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि y माइनस एक्स है, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं, y माइनस एक्स है और फिर डी वाई अपान डी एक्स है इक्वल टाइम्स b है और फिर 1 प्लस यक्स स्क्वायर और फिर डी वाई अपान डी एक्स है, ये रहा। अब यहाँ से मेरे को ये देखना है कि यक्स वाले पद आपको एक तरफ करने हैं और फिर y वाले पद आपको एक तरफ करने हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले डी वाई बाई डी एक्स को तो एक जगह किया जाए। तो देखिए y माइनस एक्स है और फिर ये है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पर b हुआ प्लस बी एक्स स्क्वायर है और फिर डी वाई अपन डी एक्स है। इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से y माइनस बी होगा इक्वल बी एक्स स्क्वायर होगा और फिर डी वाई अपान डी एक्स होगा प्लस एक्स होगा और फिर डी वाई अपान डी एक्स होगा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे तो ये करेंगे y माइनस बी इक्वल यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स करेंगे और ये होगा बी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ और y वाले टर्म को एक तरफ। तो देखिए अगर हम यहाँ लिखेंगे तो dx
और ये अपान में बनेगा बी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स, इस तरीके से। और फिर इधर बनेगा क्या आपका डी वाई अपान वाई माइनस बी। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं है, ये तो आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है। अब यहाँ पर आपको समाकलन करना है, तो समाकलन जब करेंगे यहाँ पर, तो अब आपको पूर्ण वर्ग बना करके तब चीज़ों को हल करना होगा। ठीक, तो यहाँ से इस साइड का इंटीग्रेशन तो आपको आसानी से आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब आप दोनों साइड से इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। अब यहाँ पर अगर दोनों साइड से आप इंटीग्रेशन करेंगे तब देखिए आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करने जाएंगे, ये साइड आपको हो पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग बनाकर आपको यहाँ पर समाकलन करना होगा। और इस साइड का तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा log y माइनस बी, वाई माइनस बी एग्जैक्ट फॉर्म है। तो एक समाकलन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप जैसे ही समाकलन करेंगे दोनों साइड से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फिर हल करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये जो अगला प्रश्न है इसमें क्या कहा जा रहा है। इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इसको मैं dx और dy को एक साइड कर लेता हूँ। तो ये रहा आपका 3x स्क्वायर प्लस 10y रहा, और ये टोटल है dy। और फिर आपको दिख रहा है x, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस x dx। ठीक, अब यहाँ पर इसको मैं अगर इस साइड लेकर के आता हूँ, इसको मैं अगर इस साइड लाऊंगा या फिर dy अपान dx करेंगे तो x वाला फंक्शन होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3x स्क्वायर प्लस 10y dy हो गया और प्लस x है और फिर dx है, x है dx है, तो x के साथ तो dx है। और यहाँ पर आप देखिए 3x स्क्वायर के साथ आपको dy मिल रहा है और फिर एक अलग से फंक्शन मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को आप समाकलन करने के लिए dx अपान अगर dy करेंगे, dx अपान dy करेंगे, तब भी ये फैक्टर एग्जैक्ट काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 3x स्क्वायर प्लस 10y dy इक्वल x dx है, x dx है। तो यहाँ पर x वाला पद तो एक तरफ बन जा रहा है 3x स्क्वायर dy, इसको अगर 3x स्क्वायर dy प्लस 10y dy प्लस x dx इक्वल 0, ठीक, ये हो गया। अब 3x स्क्वायर dy प्लस 10y dy प्लस x dx है। इस क्वेश्चन में मुझे कहीं थोड़ा बहुत फॉल्ट देख रहा है, तो इसको अभी रहने देते हैं, फिर इसको मैं आगे देख करके एक बार चेक करके फिर से आपको करा दूंगा हल, क्योंकि x और y का जो फंक्शन है वो सेपरेट आसानी से होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा है tan y और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई है। ठीक, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला और प्लस साइन a माइनस बी और इधर tan y है। तो पहले इसको हम सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जब कन्वर्ट करेंगे तो ये रहा आपका tan y, फिर रहा आपका डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। साइन a प्लस बी लिखेंगे तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर प्लस साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और फिर साइन बी है। तो एक टर्म आपको कटता हुआ दिख रहा होगा, देखिए कॉस एक्स और फिर साइन वाई, तो कॉस एक्स साइन वाई ये कट गया, और यहाँ साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स और फिर कॉस वाई ये बचा।
और इस साइड में आपको बच क्या रहा है, tan y dy अपान dx। तो मैं y वाले पद को एक तरफ और x वाले पद को एक तरफ करना चाहूँगा, तो ये हो गया tan y dy और अपान में क्या होगा, cos y। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसके बाद 2 है, sin x है और फिर dx है। यहाँ तक भी आपको समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो साइन वाई अपान कास वाई होगा, यानी कास स्क्वायर वाई बनेगा। अब इसका आपको समाकलन करना है, यानी टेन वाई अपान कास वाई का, ठीक। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो टेन वाई होगा इंटू सेक वाई होगा डी वाई और इक्वल टू टाइम्स ऑफ ये रहा आपका साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी अब दोनों साइड को इंटीग्रेट हम करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे, अब आप समझिएगा, यहाँ से मैं इंटीग्रेशन करूँ तो tan x या tan x sec x, तो ये sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है, sec x का sec x इंटू tan x। तो इधर sec y है तो मैं इसको लिख देता हूँ sec y और फिर बराबर 2 तो अपनी जगह है, साइन y किसका अवकलन होता है, माइनस कास y का, तो यहाँ मैं लिखूंगा माइनस कास y और प्लस कांस्टेंट टर्म c, या फिर इसको लिख सकते हैं सेक y प्लस 2 टाइम्स ऑफ कास y इक्वल कांस्टेंट टर्म c। ये आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसको आप बखूबी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि बिंदु 0 0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, अवकल समीकरण दिया है y डैश बराबर e के पावर x है और फिर साइन x है। y डैश को बोलते हैं dy अपान dx इक्वल e के पावर x है और फिर साइन x है। अब फिर यहाँ से मैं इसको dy बराबर e के पावर x साइन x और dx लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब फिर नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का अगर समाकलन करेंगे तो आपको देखिए मिलेगा क्या। यहाँ से मिलेगा y बराबर e के पावर, आपको मैंने समाकलन का एक फार्मूला बताया है, e के पावर ax साइन bx dx बराबर e के पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर a साइन bx माइनस b कॉस bx, इस तरीके का फार्मूला है। तो यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, तो e के पावर x होगा अपान 1 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a साइन bx यानी a साइन bx यानी 1 साइन bx यानी साइन x माइनस b cos bx यानी cos x। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ 2y बराबर e के पावर x और फिर साइन x माइनस cos x और प्लस कांस्टेंट टर्म c। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक के इक्वेशन में आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। अब लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में ये कहा गया कि ये जो वक्र है कहाँ से जा रहा है, 0,0 से। ये कहाँ से पास कर रहा है, 0,0 से, यानी x की जगह मैं 0 रखूंगा और y की जगह 0 रखूंगा तब c की वैल्यू मिलेगी। तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया और x की जगह जब 0 रखेंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा पद क्या होगा, ये 1 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ -1 हो गया और ये -1 पूरा पद हुआ, यानी c की वैल्यू जो होगी +1 के इक्वल होगी। तो c बराबर 1 होगा। अब c की वैल्यू इसमें जब हम रखेंगे तो फाइनल आपका रिजल्ट होगा 2y इक्वल e के पावर x होगा और फिर ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस x और फिर +1 प्लस कांस्टेंट टर्म 1 होगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगले प्रश्न को किस प्रकार से और कैसे हल करना है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर आगे देखते हैं।
अवकल समीकरण इतना के लिए बिंदु इतना से गुजरने वाला वक्र ज्ञात करना है। तो इस अवकल समीकरण को भी देखिए आपको हल ही करना है। क्या क्या कंडीशन कहा गया है? एक्स वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स, और ये बराबर तो नहीं होना चाहिए, हमें जहां तक लग रहा है ये इंटू होगा। एक्स वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू है और फिर वाई प्लस टू है। अब यहाँ से जब हम चीज़ों को हल करेंगे तो मैं लिख लेता हूँ वाई डी वाई और होल अपान वाई प्लस टू है और इक्वल एक्स प्लस टू है और फिर डी एक्स है और अपान में मैं एक्स कर लेता हूँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेते हैं इस फंक्शन को। तो वाई है प्लस टू कर लेते हैं हम और फिर माइनस टू कर लेते हैं। वाई प्लस टू और माइनस टू और अपान में वाई प्लस टू और यहाँ भी वाई प्लस टू में कर लेता हूँ। ठीक, इसको होल इंटीग्रेट करेंगे और ये लिखेंगे डी वाई इक्वल, यहाँ से जब करेंगे तो वन प्लस टू अपान एक्स करेंगे और यहाँ से डी एक्स कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए ये वैल्यू कैंसिल होगा और केवल वाई बचेगा। अब यहाँ पर माइनस टू और ये बचेगा कितना, लॉग वाई प्लस टू होगा, लॉग वाई प्लस टू, और ये बराबर डी एक्स है तो इसका एक्स होगा प्लस टू है और वन अपान एक्स का लॉग एक्स होगा। ठीक, और मैं कांस्टेंट टर्म सी को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, इससे आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। तो ये आपका एग्जैक्ट तरीका हुआ। अब कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो कर्व आया है ये 1 कामा माइनस 1 से पास कर रहा है। ये जो कर्व है ये 1 और कामा माइनस 1 से पास करेगा। तो x की जगह हमें 1 रखना है और y की जगह माइनस 1। ठीक, तो y की जगह में हमें माइनस 1 रखना है तो मैं माइनस 1 रख दिया और फिर माइनस 2 है और log है, log। अब यहाँ 2 माइनस 1 जब मैं करूँगा तो 2 माइनस 1 1 होगा और ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। इक्वल x की जगह हमें 1 रखना है और फिर प्लस है 2 है, log फिर 1 होगा और प्लस c है। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 0 हो गया तो इधर बचा कितना, माइनस 1, और ये इस साइड में बचा केवल 1 और ये वैल्यू 0 है तो प्लस c, यानी कि c यहाँ पर जो आएगा वो माइनस 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो अब हमें फाइनल जब रिजल्ट लिखना है तो उस फाइनल रिजल्टिंग इक्वेशन में c की जगह आप केवल माइनस 2 रख दीजिए। तो फाइनल देखिएगा अगर आप इक्वेशन, तो इसको मैं उस साइड लिख लेता हूँ और y माइनस एक्स लिख लेता हूँ, y माइनस एक्स इसको उस साइड ले जाऊंगा तो 2 log x, तो 2 है और मैं log x इंटू log y करूंगा तो ये हो जाएगा log 2 टाइम्स ऑफ log x इंटू वाई प्लस 2। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा और फिर ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से प्लस सी है तो प्लस, और सी की वैल्यू मैंने निकाला है माइनस 2 होगा तो यहाँ मैं माइनस 2 लिख देता हूँ। तो ये आपका फाइनल और रिजल्टिंग इक्वेशन होगा जो कि वह कर्व है जो 1 कामा माइनस 1 से पास करता है। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको बेहतर और अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को कैसे और किस तरीके से हल करना है उस पर देखते हैं और विचार करते हैं। देखिए अब क्या कहा जा रहा है कि पॉइंट 0 कामा माइनस 2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। देखिए जो कहा जा रहा है उसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में बनाना होगा। कहा क्या जा रहा है कि ये तो इस बिंदु से होकर के जा रहा है, ऐसे वक्र का समीकरण याद कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि डी वाई अपान डी एक्स, कहाँ पर, x कामा y पर। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, x कामा y पर ये प्रवणता हो गया और इसी को हम लिखते हैं यम। ठीक, तो कह रहा है कि प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, तो प्रवणता में हम y निर्देशांक का गुणा करेंगे यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई का गुणनफल
उस बिंदु के यक्स निर्देशांक के बराबर है, यानी यक्स के ये क्या है, इक्वल है, ये कहा जा रहा है। अब इसी का समीकरण हमको हल करना है, यानी y dy बराबर यक्स dx। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 होगा और इक्वल यक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और फिर प्लस कांस्टेंट टर्म c ऐड करना है तो c बाई 2 हम कर दे रहे हैं, यानी वाई स्क्वायर इक्वल यक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपको देखने को मिल रहा है, वाई स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो वक्र है जा कहाँ से रहा है, 0 कामा -2 से। यक्स की जगह आपको 0 करना है, वाई की जगह -2, तो -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा बराबर 0 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू कितनी हुई 4। अब यहाँ जब 4 रखेंगे तो फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 4। और ये इक्वेशन बता किसका रहा है, अगर आप ध्यान से देखें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 4, तो ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, यही वो इक्वेशन है जिसे आपको ज्ञात करना था। ठीक, अब मैं अगर कहूँ कि इस हाइपरबोला को अगर ड्रा करना है तो ये किस तरीके की लाइन होगी या फिर किस तरीके से ड्रा होगा, तो ये आप जान जाइए कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी वाई एक्सिस पर इस तरीके का ये ग्राफ बनता हुआ हाइपरबोला का होगा। ठीक, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहता, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये आपका हाइपरबोला कुछ इस तरीके से जाता है, ये आपका हाइपरबोला कुछ इस तरीके से रहेगा। और फिर अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा तो ये ऊपर की तरफ होगा, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब फिर वही प्रश्न है, समझिएगा। एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहां तक चीजें कर कहेंगे तो इसको पहले नोट करिए कि किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्शी की प्रवणता, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया एक्स वाई पर स्पर्शी की प्रवणता। स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता जो है, स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाली रेखा, मान लेते हैं ये एक वक्र है, यहाँ पर एक बिंदु है x कामा y, ये कह रहा है कि इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, स्पर्श बिंदु को -4 कामा -3 से मिला दें। इस स्पर्श बिंदु को हम कहाँ से मिला दे रहे हैं, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है -4 कामा -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की 2 गुनी है। तो यहाँ से इसको जब मिलाएंगे और इसका जब हम प्रवणता लिखेंगे तो प्रवणता y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस y और x2 माइनस या -4 माइनस x, ये हो गया प्रवणता। तो इस रेखा के प्रवणता का 2 गुना करेंगे तो इस प्रवणता के बराबर है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को पहले सेटिस्फाई करके जो कंडीशन अप्रोप्रिएट कंडीशन या फिर उचित प्रतिबंध कहा जा रहा है, पहले वो आपको प्राप्त करना होगा। तो उम्मीद है ये चीज अब आपको समझ में आया होगा। कह रहा है कि इसकी जो प्रवणता है, इसकी प्रवणता m1 मान लेते हैं, इसकी m2, तो कह रहा है कि m1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ m2 है, तो मैंने 2 टाइम्स ऑफ m2 कर दिया। अब यहाँ से y वाले पद को एक तरफ, x वाले को एक तरफ करेंगे, तो अब अगर ध्यान से देखें तो dy अपान, मैं -3 माइनस y यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक, और फिर इक्वल 2 टाइम्स ऑफ dx अपान -4 माइनस x, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा dy अपान 3 प्लस y बनेगा, और इक्वल 2 टाइम्स ऑफ dx होगा अपान x प्लस 4 होगा। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब अगर दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log 3 प्लस वाई हो जाएगा, log होगा, और ये बनेगा 3 प्लस वाई, और फिर इक्वल में होगा 2 टाइम्स ऑफ log x प्लस 4, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या करना है, मिलाने, यदि यह बिंदु इतना से गुजरता है -2 कामा -1, यानी प्लस में कांस्टेंट टर्म c अगर लिखना है तो इसको log c लिख लेता हूँ। अब यहाँ 2 को मैं इसके पावर में लिख सकता हूँ, तो log 3 प्लस वाई बराबर log x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस log c, तो यहाँ से 3 प्लस वाई इक्वल x प्लस 4
यक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू सी में लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, आपको ये पॉइंट रखना है, यक्स बराबर आपको -2 रखना है और वाई बराबर 1 रखना है। तो यक्स की जगह मैं -2 रखता हूँ और वाई की जगह 1, तो ये वाई की जगह 4 हो गया। और यहाँ पर यक्स की जगह -2 रखेंगे तो 2 का वर्ग -2 रखेंगे और 4 है तो 2 का वर्ग, ये 4 हुआ, इंटू सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से आपको 1 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ log 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू भी 0 होगी और फाइनल आपका जो इक्वेशन मिलेगा वो 3 + y इक्वल यक्स प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर, ये आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके बौद्धिक क्षमता को और अधिक बढ़ाते हैं अगर आप अच्छी तरीके से इसको हल करते हैं और एक एक पॉइंट को बारीकी से समझने का भी प्रयास करते हैं। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को ध्यान से हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। उसका आयतन जो है स्थिर गति से बदल रहा है, यानी आयतन में परिवर्तन की दर कांस्टेंट है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये प्रश्न आपके लिए अच्छा है। इसके बाद ये रहा आपका 12 तो क्वेश्चन, और ये भी आपके क्वेश्चन है जो कि इसमें वृद्धि एप्लीकेशन को ही बता रहा है। इसके बाद हम लोग फिर आएंगे समघात द्विघात समीकरण पर। तो आइए पहले इन 2-3 प्रश्नों को देख लेते हैं अच्छे से, क्या कहा जा रहा है और कैसे हल करना है। देखिए, प्रश्न को बहुत बारीकी से और आराम आराम से पढ़िएगा, क्या क्या कहा जा रहा है प्रश्न में। कहा गया कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भर कर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है, यानी कि dv/dt ये जो है कांस्टेंट है। ठीक, आयतन में परिवर्तन की दर एक नियतांक है, नियत गति से बढ़ रहा है, बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या जो है 3 इकाई है, आरंभ में जो त्रिज्या है वो आरंभ में r0 जो है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और 3 सेकंड के बाद ना, ये कब था, t = 0 पर, t = 0 पर r3 था। और फिर 3 सेकंड के बाद t = 3 पर r की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 6 इकाई हो जाती है। उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इनिशियल में कितनी त्रिज्या थी। ठीक, तो यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है तो 3 सेकंड बाद इसका जो है निकालना है आपको ये। तो अब इसको पहले समझिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि dv/dt कोई कांस्टेंट है k, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ddt ऑफ v जो है 4/3 होगा, पाई होगा, r³ होगा, 4/3 पाई r³ होगा ये चीज, और इन इक्वल k होगा। अब t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4/3 हो गया, पाई हो गया, r³ का 3r² हो गया, और फिर बनेगा क्या, dr/dt, 3r² हुआ और फिर dr/dt। और ये किसके इक्वल है, ये कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक, यानी आपको दे दिया गया dr/dt। अब कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपको r वाले फैक्टर को एक साइड कर लेना है या फिर और t वाले फैक्टर को एक साइड करना है। तो देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 4πr² dr बराबर k टाइम्स ऑफ dt। अब दोनों साइड समाकलन करेंगे तो 4π इंटू r⁻³ ये कैंसिल हो गया, इक्वल kt। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस कांस्टेंट टर्म कोई आएगा तो c है। अब देखिए, प्लस कांस्टेंट टर्म है। अब कहा यह जा रहा है, जिस हिसाब से जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। पहले कहा जा रहा है कि जब t की जगह 0 रखेंगे, t की जगह 0 रखेंगे तो r की जगह आपको 3 रखना होगा। ये कांस्टेंट टर्म c रहेगा, अभी प्लस c रहेगा। तो देखिए, जब r की जगह t की जगह 0 रखेंगे तो t की जगह हमने 0 रखा है,
उस समय आर की जगह आपका कितना मिलेगा, आपका देखिए दो कांस्टेंट है यहाँ पर, दो कांस्टेंट क्या है, के है और सी है। के और सी को ज्ञात करना है और इसके लिए आपको दो यहाँ से दो वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगा। मैं इक्वेशन आपको निकाल देता हूँ ना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो ओबियस सी बात है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, जब t 0 है तब r की वैल्यू 3 है, t की जगह 0 रखेंगे, t की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया और प्लस c है, और उस समय r जो है 3 के बराबर है, तो 3 का क्यूब 27 होगा, यानी 4/3 पाई इंटू 27 बराबर c है। तो 3 से इसको काटेंगे 9, 9 तियाँ 27 और 9 चौका 36 पाई, 36 पाई इक्वल सी। तो यहाँ से कांस्टेंट c की वैल्यू हमें मिल गया 36 पाई। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन को यहाँ से देखते हैं। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जब t की जगह हम 3 रखेंगे तब r की जगह 6 रखना है। तो आइए t की जगह 3 रखते हैं, तो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब और इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल के टाइम्स टी है, और t की जगह हमें 3 रखना है, तो 3 के और प्लस c है। अब कह रहा है कि t की जगह अगर हम 3 रख रहे हैं तो r की जगह 6 रखना होगा, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 4/3 पाई और यहाँ 216 होगा, बराबर होगा 3k प्लस c, और c की वैल्यू आपको पता है 36 पाई है, तो मैं यहाँ 36 पाई रख देता हूँ। और 3 से इसको जब काटेंगे तो 3 सते 21 तो और 3 दूना 6, 72 और गुणे 4 तो 4 दूना 8 और 4 सते 28, 288 पाई और फिर माइनस माइनस यहाँ से 36 पाई इसमें से घटा लेंगे, 36 पाई ये 3k के बराबर होगा, और 288 में से 36 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया तो 2 होगा, 6 में से 8 में से 3 गया तो 5 होगा और 2, ठीक, और बराबर 36 3k। अब यहाँ से k की वैल्यू जब निकालेंगे, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, k बराबर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 है 24 और 3 चौका 12, ये इतना पाई होगा, ठीक। तो k की वैल्यू आपका 84 पाई आ गया। तो मैंने k की वैल्यू भी निकाल दिया है और c की वैल्यू भी निकाल दिया है। अब इसी k और c की वैल्यू यहाँ पर आप रख लेंगे, k और c की वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपको उसकी त्रिज्या पता हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से आपको ये प्रश्न आपको हल करना था। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप बहुत बारीकी से बस यही ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, उस एक एक पॉइंट को नोट करते हुए और उसी को आपको राइट डाउन करते हुए आगे की ओर चलना है, और उसको जैसे जैसे कहा जा रहा है, जहाँ इंटीग्रेशन की जरूरत है वो कर लीजिए, और जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन पर उसको सेटिस्फाई कराइए, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है, इस बैंक में इतना रुपया जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए 10 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। आपका ये तो जो है आप जानते हैं P बराबर A बराबर P 1 + R/100 के पावर n, इस फार्मूले से आप इस चीज को आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर लेना है, ठीक। तो ये दो प्रश्न मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कराने का प्रयास करूंगा। इसी तरह देखा गया है, कहा जा रहा है किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की जो संख्या है इतना हजार है, 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो इसको भी मैं उसी टाइप से कराने का प्रयास करूंगा। इन दो क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। हालांकि ये जो एक प्रश्न है, सॉरी अगला टॉपिक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन बता देता हूँ, ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, इसके बाद की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए कहा क्या जा रहा है कि अब जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण है वो लिखा है समघाती अवकल समीकरण। समघाती, सम का मतलब बराबर घात वाली, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। इसको आप समझिएगा, कहा जा रहा है कि एक ऐसा अवकल समीकरण है जिसमें देखिए लिखा है dy/dx बराबर होगा कितना, फंक्शन होगा x में भी होगा और y में भी होगा, और यहाँ दूसरा फंक्शन होगा ये भी x में होगा और y में होगा। ये चीज आप समझ रहे हैं। लेकिन f x y g x y तथा h x y अगर हैं, x और y में समान घात के समघातीय फलन है, तो समघाती फलन होने का मतलब क्या है ये समझिए।
जैसे देखिए कोई मैं फंक्शन एफ एक्स और वाई में लिख रहा हूँ, यहाँ पर अगर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें दोनों पद अगर आप देखें तो बराबर घात वाले हैं, ठीक। इसी तरह मैं दूसरा फंक्शन अगर लिख दे रहा हूँ जी एक्स और वाई, और इसको मैं लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिख दूं, तो देखिए इसमें भी दोनों पद के घात 2 हैं। इसका मतलब कि पहला फलन और दूसरा फलन है क्या, इसी दोनों को हम बोलेंगे कि ये समघातीय फलन है। ये दोनों फलन समघाती हैं, मतलब इसमें प्रत्येक पद में जो चर राशि की घात है वो बराबर है। ऐसे ही फलनों को समघातीय बोला जाता है। मैं दो और फंक्शन आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए एक फंक्शन अगर है f1xy, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 4xy। इस तरीके से दूसरा एक फंक्शन है f2xy, और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो देखिए इसमें भी प्रत्येक फलन के प्रत्येक पद का जो घात है बराबर है, और इसमें भी प्रत्येक फलन के घात बराबर हैं, और ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। इसमें भी प्रत्येक पद का घात 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों फलन भी आपस में समघातीय होंगे। तो पहले आज मैं आपको केवल फलन के समघाती होने के लिए क्या कंडीशन है ये चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी तरह देखिए अगर x प्लस वाई बटे x माइनस वाई हो, तो ये फलन एक घात का है और नीचे भी फलन एक ही घात का है, तो ये दोनों फलन भी आपस में समघातीय होंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी समघात द्विघात समीकरण या फिर समघातीय फलन का समाकलन कैसे करना है, इसके हल करने की प्रक्रिया क्या है, किस चीज को मानना चाहिए, क्या चीज नया निकल करके आएगा, ये तमाम चीजें हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। आइए एक दो क्वेश्चन में दिखाने का प्रयास करता हूं कि शायद आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए। यहाँ पर केवल मैं देखिए समघात द्विघात आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए अगर आप इसमें देखें x और y dy बाई dx में अगर लिख देता हूँ, इसमें देखिएगा ये हो गया dy अपान dx में करूंगा तो इस साइड मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपान में 2x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी घात जो है, पद में जो घात है वो भी 2 है, और नीचे वाले में पद में जो घात है वो भी आपको 2 देखने को मिल रहा है। तो ऐसे समीकरण आपके समघाती समीकरण कहलाएंगे। इसी को हम समघात द्विघात बोलते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इसके हल करने की विधि क्या है, हम लोग कहाँ पर क्या चीजें मानेंगे, इसका मानने का तरीका जो होता है वो आप एक नया तरीका से मानेंगे। y को मानेंगे v और x, ये v भी एक नया चर है और x भी नया चर है, या फिर आप y अपान x को एक नया फंक्शन t ही मान लीजिए, ये t एक नया चर राशि है तो y बराबर tx इसे मान लेंगे। अब दोनों साइड इसका अवकलन करेंगे और फिर dy बाई dx के स्थान पर एक नई चीज मिल करके आएगी, जिससे हमारा अवकल समीकरण काफी आसान हो जाएगा। बहरहाल आज के लेक्चर में मैं केवल आपको द्विघात समीकरण कैसे कैसे हैं, किस टाइप के हैं, थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू जो पीपीटी में है उसको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पर भी 2 घात 2 घात, नीचे भी 2 घात है, इसी तरह से 2 घात 2 घात 2 घात और नीचे भी 2 घात है। यहाँ पर भी एक एक घात है और यहाँ भी एक एक घात का समीकरण है, इस तरीके से है। यहाँ भी आप देखिए 3 घात और 2 और 1 मिल करके 3 घात होंगे। एक पीछे भी इस तरीके का क्वेश्चन था जिसमें ऐसी चीजें देखने को मिली थी। तो आप केवल समघात द्विघात समीकरण देख लीजिए, यहाँ पर 2 घात 2 घात 2 घात और 2 घात है, यहाँ पर 2 घात और इसमें भी 2 घात आपको मिल रहा है, यहाँ भी 2 घात ही है, यहाँ पर भी 2 घात है 2 घात है और इन दोनों में भी 2 घातें ही हैं। यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर आपको 2 घात देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। जब इसके बराबर को उधर ले जाएंगे तो 1 घात यहाँ पर मिलेगा। इस तरीके से आपको हल करना है। यहाँ भी देखिए 2 ही घात आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने अब तक जितने भी हम आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं वो सभी इसी फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो समघात द्विघात समीकरण को हल करने की विधि क्या है और कैसे हल करने का प्रोसेस है, एक एक करके हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज अब जा करके खुद से भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए
कि जो एग्जाम्पल भी इस चैप्टर में दिए गए हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से बखूबी हल करिएगा। कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, और खुद से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सवाल को या क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन खुद से हल सॉल्व करेंगे आपके अंदर मेच्योरिटी उतनी ही अधिक होगी, और एक एक चीज़ को बारीकी से समझने की जो समझ है वो भी आपकी विकसित होगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें सभी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, और कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।